नमस्कार। दैनिक उत्तम हिंदू टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों से जुड़ा हमारा विशेष प्रोग्राम चर्चाएं खास लेकर हाजिर मैं रचना सेवक। और हमारे इस प्रोग्राम में खास बातचीत के लिए हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हमारे साथ मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो एक बार फिर से प्रोग्राम में सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चाएं खास के एपिसोड 101 का शुभारंभ अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के साथ। सर, एक्सियोम 4 मिशन के ग्रुप कैप्टन भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की सकुशल धरती पर वापसी से सभी उत्साहित हैं और शुभांशु 18 दिन तक अंतरिक्ष में रहे। तो भारत की इस इतनी बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि पर आपके क्या विचार हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, एक्सियोम 4 के जो ग्रुप कैप्टन थे शुभांशु शुक्ला और चारों से कुछ लोग वापस आए, तो ये एक राहत और खुशी का पल है देश और दुनिया दोनों के लिए। भारत के लिए ये विशेष रूप से गर्व का पल है, ऐतिहासिक पल है, इसको मील पत्थर कह सकते हैं। क्योंकि देखिए 2023 में भारत, इससे पहले 2023 में चंद्रयान 3 हमारा सक्सेसफुल हुआ था। हम पहला देश बना था जिसने चंद्रमा के दक्षिण छोर पे अपना सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी। उसके बाद ये आया। और अगर अतीत में जाए तो राकेश शर्मा का 41 वर्ष पूर्व अंतरिक्ष यात्री बने थे। तो ये पहले दूसरे बने हैं, पर ये पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष स्टेशन पे गए, वो अंतरिक्ष में गए स्टेशन पे के हिसाब से। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और इस परियोजना में इसरो के 550 करोड़ रुपए का योगदान भी है इस परियोजना का। 500 और ये 1.5 करोड़ किलोमीटर की यात्रा थी, जिसमें इन्होंने 322 चक्कर भी लगाए वहाँ पे। और इस ग्रुप ने करीब 60 के प्रयोग किए वहाँ पे। और विशेष रूप से जो शुभांशु शुक्ला के अपने साथ थे, वो जो इनके साथ थे, वो स्वास्थ्य को लेकर, कृषि को लेकर, इनको मेथी पाक वहाँ पे उगाई भी देखिए उसका, और जानवरों को लेकर, और विश्व में जो अंतरिक्ष यात्री जाने वाले हैं उनको आने वाली कठिनाइयाँ, और इस तरह मतलब एक पूरा ब्रह्मांड जो यहाँ के पृथ्वी और उसमें जो अंतर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सारी चीज़ इन्होंने की। ये तो ऐसा। अब भारत की अगर बात करें तो भारत ने अगला जो भारत का टारगेट है इसरो का, वो है 2028 में एक अस्थाई अंतरिक्ष स्टेशन बनाना, जिसको रोबोटिक मॉड्यूल कहते हैं। कि उसमें यात्री नहीं जा सकता, लेकिन वहाँ पे आप प्रयोग कर सकते हैं वैसी। तो वो एक, इसके बाद जो हौसला बढ़ेगा कि सफल हुआ तो वो 28 की तरफ हमारा ध्यान जाएगा। और उसके बाद भारत का अगला जो है वो 2035 में अपना अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने का, हम अपना बनाएंगे। फिर उसके 2035 के बाद हम अपना, अगर वो सफल होता है तो भारत अपना एक अंतरिक्ष यात्री स्वयं भेज सकेगा। इस समय चीन भेजता है, या नासा के जो संचालित ये है, 2 ही हैं, तीसरा भारत बना। तो ये एक सारा इसको देखें तो बहुत बड़ी एक भारत की सफलता भी है। मैं ये कहता हूँ कि ये आज से अगर 7 दशक पहले देखे, जब अंग्रेजी हुकूमत यहाँ से गई थी, तो वहाँ के जो अंग्रेज लोग थे, या जो दुनिया के सामने उन्होंने भारतीयों की छवि एक बनाई थी कि ये देश मतारियों का देश है, ये अंधविश्वासियों का देश है, ये पिछड़ा हुआ देश है, ये गरीब देश है, इनको वो नहीं समझ, ये नहीं समझ। तो आज भारत इस स्थिति में है कि विज्ञान की दृष्टि से देखें, सैन्य दृष्टि से देखें, आर्थिक दृष्टि से देखें, राजनीतिक दृष्टि से, तो दुनिया के पहले 4-5 देशों में इसकी है। और इसके जो वैज्ञानिक भी हैं या प्रोफेशनल्स हैं, वो अमेरिका देखें, कनाडा देखें, इंग्लैंड देखें, वो पहले जो ऊपर के टॉप के मैनेजमेंट में है वो भारतीय हैं। तो ये एक घटना के साथ सारा एक छवि बदल गई, बिल्कुल सर, देश की छवि बदल गई। और इसलिए ये मैं कहता हूँ ऐतिहासिक भी है। और फिर इसका जो शुभांशु शुक्ला का ये कहना था कि जो राकेश शर्मा जी का सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान, तो इन्होंने कहा कि हाँ, आज भी वो स्थिति है, मजबूत भी है और अच्छा भी है। तो ये हमें इस पर जो मैं इसके मौके या अवसर को या ये कहना चाहूँगा कि हम भारतीयों को, जो हम क्षेत्रवाद, भाषावाद सिर्फ फंसे हुए हैं, इस इंसिडेंट, इस जो सारा कार्यक्रम जो
चला, जब प्रोग्राम मिशन जो चला, उसको देखते हुए हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि जिए और मरे भारत के लिए, वो राष्ट्र के लिए। राष्ट्र के लिए जो प्रति जो भावना है उसको जितना मजबूत करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे और ये विकसित भारत का जो विश्व का सपना वो साकार करेंगे। कि इनको सबको भारतीयों को गर्व और शुभकामनाएं बधाई। जी। आगे प्रोग्राम में चर्चा करेंगे धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी की। सर, बेअदबी के खिलाफ पंजाब विधानसभा में धार्मिक ग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक 2025 बिल पेश किया गया है, जिसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया है। अब इस बिल में बेअदबी के दोषियों के विरुद्ध उम्र कैद की सजा का प्रावधान जो है वो रखा गया है। तो आपके इस बिल के बारे में क्या विचार है? देखिए, वैसे तो 1966 में जब पंजाब से पंजाबी सूबा बना था, तब से पंजाब की राजनीति में धर्म केंद्र बिंदु बन गया। बिल्कुल। लेकिन पिछले 10 वर्षों में ये एक नकारात्मक पहलू हमारे सामने आया, क्योंकि 2015 में कोटकपूरा फरीदकोट में जो मुख्य बेअदबी की घटना हुई थी, उसमें काली भाजपा सरकार था, बादल सरकार थी। तो उस समय से ये खेल, मतलब ये मुद्दा उठा और 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस, मतलब उन्होंने इसको विधानसभा चुनाव जो थे उसको मुख्य मुद्दा बनाया। हाँ, और वो मुद्दा बना और उस कारण अकाली बीज भाजपा सरकार बाहर हो गई। लोगों ने उसको बाहर का रास्ता था और कांग्रेस सरकार आ गई। कांग्रेस का दावा था कि हम बेअदबी वाले को बनाएंगे, कानून भी बनाएंगे, वो भी करेंगे, सख्त सजा देंगे। लेकिन वो हुआ कुछ नहीं। उन्होंने आखिर 1 साल में पहले शायद एक बिल बना के भेजा जो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब को लेकर भेजा था। तो राष्ट्रपति स्तर पर जब वो गया तो उन्होंने कहा कि अगर बनना है तो सभी धर्मों के लिए बनेगा, एक विशेष के लिए नहीं बन सकता, लोकतंत्र है। तो वापस आ गया। तब तक इलेक्शन 22 की घोषणा हो गई। तो 22 में फिर आम आदमी पार्टी ने यही मुद्दा बनाया कि बेअदबी का जो नहीं इनको मिली सजा तो हम देंगे। अब पिछले अगर 5 साल में देखें तो कुछ 300 के करीब बेअदबी की घटना हुई है, छोटी बड़ी मिलाकर पंजाब में। तो ये एक बड़ा संवेदनशील और मुद्दा है, लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। तो इसको अब जो मान सरकार ने जब 2025 का बेअदबी विरोधी बिल पेश किया और सिलेक्ट कमेटी में चला गया, ये अच्छी बात है। उसमें उन्होंने कहा कि 6 महीने में इसको सारा विचार करेंगे, क्योंकि ये जल्दबाजी में करने वाला ही नहीं। इसको बहुत संवेदनशील मुद्दा, बड़ा गंभीर है। तो 6 महीने में वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद चले। पर अभी कमेटी जाएगी, जैसे पहली बात देखिए कि जो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष थे विजय सांपला जी, उन्होंने आरोप लगा दिया कि वाल्मीकि और रविदासी और कबीर समाज के इन्होंने अनदेखी की, उनकी भावनाओं को नहीं देखा, उनको बिल में लाए नहीं, उनकी जो धार्मिक ग्रंथ है जो। और इसी तरह जो कार्यकारिणी सदस्य इस समय विधायक भी हैं अश्विनी शर्मा भाजपा के, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा को हिंदुओं में प्राण प्रतिष्ठा जो मंदिर में मूर्ति है वो भगवान का रूप है, उसकी बेअदबी को इन्होंने बीच में नहीं लिया। इसी तरह हिंदुओं की भावना गौ हत्या और गौ मार के तस्कर जो पंजाब में इतनी घटना, उसका बीच में मेंशन नहीं है। बिल्कुल सर। और अगर जब हम आगे जाएंगे तो ये एक और भी समुदाय हैं, चाहे डेरा ब्यास से जुड़े हैं, चाहे वो किसी और से जुड़े हैं, मतलब उनके अपने अपनी भावना है। तो ये एक बड़ा उलझनदार मुद्दा है। इसको मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे को पेश किया मान सरकार ने, ये एक ठीक दिशा में कदम ले लिया, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। देखिए, इसके हिसाब से हम देखते हैं कि पड़ोसी देश पाकिस्तान देख ले, बांग्लादेश, ईश निंदा वहां पे है, तो वो उसका इस्तेमाल कैसे अपने विरोधियों के लिए करते हैं, अल्पमत समुदाय के लिए करते हैं, धर्मांतरण के लिए करते हैं। तो कम से कम ये एक पंजाब अगर ये कदम उठाने जा रहा है तो ये सुनिश्चित, प्रताप बाजवा ने यही बात कहा कि अगर विधेयक बन जाएगा नेता प्रतिपक्ष, कि उसके बाद कार्रवाई कैसे होगी, कितने दिनों में होगी, कोई फास्ट कोर्ट बनेगी नहीं बनेगी, नहीं तो बन गया केस बना 5-5 साल 6 साल लगता रहा। तो वो इस तरह उन्होंने बनने के बाद की जो स्थिति है उस पर प्रताप बाजवा ने बात करी। तो ये एक चीज़ बड़ा गंभीर है कि ये बात सुनिश्चित होनी चाहिए कि
इस कानून को विरोधी के विरुद्ध, राजनीतिक विरोधी जो है उनके विरुद्ध इस्तेमाल ना हो, या कोई अल्पसंख्यक कम्युनिटी हैं उनके विरुद्ध ना इस्तेमाल हो। तो जब तक ये सुनिश्चित ना हो तो ये एक बड़ा, एक तलवार पे चलने वाली पोजीशन है, दो धारी तलवार बनती है जो उस स्थिति वाली है। इसको बड़ा टिकलिश जो वो कहते हैं मुद्दा है, इसको बड़ा जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर। इसके सारे जब 6 महीने है, मैं कहता हूँ 6 महीने का साल भी विचार कर लें। सर जल्दबाजी भी नहीं होनी चाहिए, राजनीति भी बहुत ज्यादा राजनीति भी नहीं नहीं, होनी दोनों चाहिए। चीजें मैं दोनों ही बोल रहा हूँ। चीजें, इसके हाँ। लिए टाइम सर, और ले लें, विपक्ष भी 6 हो महीने जाए, की बजाय हाँ। 1000 एक साल और ले लें, हाँ, बिल्कुल सर। पर क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसका मिस यूज ना हो। ये बात बड़ी सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके साथ साथ समाज में भी जो संस्थाएं हैं बिल्कुल सर। उनको भी जागरूक होकर, जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियाँ या मंदिर की कमेटियाँ या समाज के दूसरे धार्मिक संगठन है, वो ऐसे काम के लिए वो भी सतर्क होकर करें, क्योंकि सरकार तो तभी आएगी जब कुछ होगा। उस विचार को खत्म करें जो इस तरफ जाता है बेअदबी की तरफ। उसके लिए सामाजिक संस्थाएं को जागरूक और कार्य करना चाहिए। बाकी यही है कि परमात्मा से कि ये मुद्दा गंभीर है, इसको परमात्मा सबको सुबुद्धि दे और प्रदेश हित और देश हित में इसका इस्तेमाल। जो पहले आपने सजा की बात की है, उसमें केंद्र के कानून बने हुए हैं धार्मिक विरोध के लिए, और उसमें 1 साल से 2-3 साल की सजा है, 1-2 लाख रुपए है। इन्होंने 10 साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना भी है, 10 साल से लेकर उम्र कैद की सजा रखी हुई है। तो ये सारी चीजें एक गंभीर मुद्दा है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। बस मैं यही कह सकता हूँ कि समाज हित में हो, देश हित में हो, जल्दबाजी में ना पहुंचो, राजनीतिक उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। आगे प्रोग्राम में बात जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की। सर, धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर जांच एजेंसियों द्वारा जो पड़ताल की जा रही है उसमें बहुत चौंकाने वाले तथ्य जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो आप इस साजिश के बारे में क्या कहेंगे? देखो, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ये एक ऐसी घटना है जो आपने कही, धर्मांतरण के साथ साथ मैं समझता हूँ कि देश विरोधी ज्यादा है। बिल्कुल सर। क्योंकि ये गजवा हिंद का जो ख्वाब रखे बैठे कट्टरपंथी जिहाद जो चलाए हुए हिंदुस्तान के खिलाफ, ये जनसंख्या का बदलाव करना। देखो, इन्होंने हिंदू महिला, चाहे विधवा थी या गरीब थी या लड़कियां थी, उनको प्रेम जाल में फंसा, और 1600 के करीब इन्होंने धर्मांतर केस आ चुके हैं। और जो सारी चिंता की बात यह है कि ये अब ईडी ने भी छापे मारे हैं, इनके सामने तो आयकर भी आ गया है, प्रदेश की सरकार भी आ गई, इनको वहाँ पीला पंजा भी चल रहा है। इनके 500 करोड़ की इनकी जमीन जायदाद बताई जा रही है, और इसके कोई एजेंट बाहर भी हैं, देश में भी है। ये चीज समझते हुए आप देखें चिंता की क्या विषय है कि एक व्यक्ति जो 5 साल पहले नग और मुंदरियां साइकिल पर बेचता था, वो 5 साल में करोड़पति अरबपति बन गया। उसके 5-5 एकड़ के घर है उसका, जिसमें वो रहता है, 5 एकड़ का घर है उसमें। तो ना तो किसी प्रदेश की सरकार को पता चला, ना देश की सरकार को पता चला। पता कैसे चला? विश्व हिंदू परिषद ने वहाँ लखनऊ में एक यूपी में एक कार्यक्रम किया कि घर वापसी का, जो प्रताड़ित लड़कियां थी या महिला थे उनके घर वापसी जो से, तो जो वो लड़के सारे आए, जो परिवार आए, तो बातचीत जैसे सुधारण बातचीत हुई, तो तब उनके सामने जो एक नाम लगा कि ये सब जो प्रताड़ित, इनके पीछे एक नाम है छांगुर बाबा। तब उन्होंने पड़ताल शुरू की, कंप्लेंट शुरू की कि ये व्यक्ति विशेष है, इसको ढूंढो कहाँ पे, ये क्या करता है। और तब ये बात आगे बढ़ी और इससे बता, किसी गुप्तचर एजेंसी ने नहीं बोला, किसी पुलिस वाले ने नहीं बोला, किसी आयकर ने नहीं बोला, किसी राष्ट्रीय एजेंसी ने नहीं बोला। और वो देश के कितने हिस्सों में उसने लड़के अपने पेड़ रखे हुए थे मुसलमान, जबकि लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाए, और लड़कियों के दांव फिक्स किए हुए थे कि दलित के 10 से 15 लाख और स्वर्ण जाति के तो 15 से 20 लाख। और ये आदमी 20 के बार जा चुका दुबई और
उधर इस्लामिक कंट्री में, वहाँ से फिर इनके जो प्रताड़े लड़के थे उनका शोषण करते थे, उनकी रील बनाते थे, उनको धाते थे और फिर उनको भी ब्लैकमेल करते थे। तो ये एक इतना बड़ा नंबर, और ये एक नहीं है, अगर आप जाएं पड़ताल करो तो देश के विभिन्न हिस्सों में इस तरह के जो फर्जी मदरसे भी चल रहे हैं, फर्जी सारा काम ये चल रहा है। और इसका जो काम यही है कि देश के एक धर्मांतरण कराना, जनसंख्या की दृष्टि से बदलाव कराना और टकराव पैदा करना, देश को स्थिर करना, ये सब विदेशी ताकतों। क्योंकि एक अनपढ़ आदमी कैसे सोच सकते हो कितना 500 करोड़ का उसने सारा हिसाब किताब रखा हो, उसके पीछे कोई ना कोई योजना प्लान होगा, विदेशी ताकतें होगी जो उसको गाइड करती होगी। और इसने सऊदी अरेबिया और इधर यूएई में लड़के वहां भी पेड़ रखे हुए थे, जो सोशल मीडिया पे लड़कियों से बात करते थे, बाद में उनको बुलाते थे, वहीं पे उनका फिर धर्मांतरण भी कराते थे और उनको शोषण भी करते थे। जो एक बड़ा एक इंटरनेशनल लेवल पे है। तो प्रदेश योगी सरकार अपने आप में एक्टिव है उस धर्मांतरण को लेकर, उसको भी नहीं पता चला। अब उन्होंने ये शुरू किया है कि जो पिछले 5 साल में उस एरिया के थाना का इंचार्ज था या कारपोरेशन का था, उसने ये बिल्डिंग बनते हुए ये सारा करते हुए क्यों नहीं देखा। अब उस पर सोच तो रहे हैं कार्रवाई के बाद, पर ये पहले होने चाहिए। और मैं समझता हूँ इससे नसीहत लेकर हर प्रदेश में ये पड़ताल होनी चाहिए कि ये कैसे केस फर्जी जो काम करते हैं, ये कैसे एक आदमी को आगे लगाकर इसके पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। ये बहुत गंभीर मुद्दा और राष्ट्र के हित में है कि ऐसे पे बेनकाब किया जाए। और धर्मांतरण पे जो मैं समझता हूँ कि जो समाज के यहाँ भी संत समाज हमारा, मंदिरों के पुरोहित है, इनको पता चलता है कि मोहल्ले में जब कोई नया लड़का आता है, नया बाबा आता है, सबको पता होता है कि चल रहा। पर वही है गरीबी और अंधविश्वास, कम से कम इस सरकार को सूचित करें कि यहाँ ये नया आदमी आया है, इसको ये काम चल रहा है। तो सरकार को चाहिए कि अगर सूचना मिलती है तो सूचना देने वाले का नाम ना बताएं, क्योंकि उसको लाइव अब जो घर वापसी है उनको ये धमकियाँ भी मिली हैं कि आपको कत्ल कर देंगे, आपके परिवार को मार देंगे। तो ये चीज़ें देखते हुए सरकार और समाज दोनों को सतर्क होकर तभी इनका मुकाबला हो सकता है, क्योंकि ये विदेशी ताकतों की एक कठपुतली है जो सामने काम करती हैं। तो भारत के एक बढ़ते कदमों को रोकने के लिए मैं समझता हूँ विदेशों में ऐसे चल रहा है, तो ये खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। इसके पहले आज से 10-20 साल चल रहे तो चलो तुष्टिकरण किसी समय की नीति थी, आज तो स्थिति नहीं है। तो आज हम जागृत हैं अपने धर्म को लेके, अपने देश को लेके, अपने हितों को देखकर। तो कम से कम देश और समाज मिलकर इसका मुकाबला करेंगे, तभी इस पे नियंत्रण रख सकेंगे। आगे प्रोग्राम में चर्चा संघ प्रमुख मोहन भागवत की। सर, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ये कहा है कि 75 साल की उम्र के बाद लोगों को दूसरों को भी काम करने देना चाहिए। अच्छा, अब उनके इस बयान पर विपक्ष ने कहा है कि मोहन भागवत का ये बयान पीएम मोदी के नाम संदेश है। तो आप इसके बारे में क्या कहें? देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने जब ये कहा है तो वो एक पुस्तक विमोचन का समारोह था, उसमें वो उन्होंने अपने मोरोपन पिंगले हैं जो संघ विचारक हैं, उनकी एक टिप्पणी उन्होंने याद करी कि वो कहते थे कि जब 75 वर्ष की आयु में कभी आपको दुशाला देकर सम्मानित करे तो वो समझ लेना चाहिए कि अब आपका रिटायर होने का समय आ गया, अगली पीढ़ी को जगह देने के लिए समय आ गया। उन्होंने अपने पे लागू कि सितंबर 11 को वो 75 के होने वाले, उनके 5-6 दिन बाद ही मेरे प्रधानमंत्री मोदी भी होने वाले। ये उन्होंने एक अपने पे एक टिप्पणी या तंज या जो मजाक किया एक लिया। अब विपक्ष ने इसको सीधा उनके शब्दों को प्रधानमंत्री से जोड़ दिया, क्योंकि वो भी सितंबर में 75 साल करें। और उसका कारण ये बना कि जब मोदी सरकार बनी थी तो अटल जी, अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी को इनको आयु का देकर रेफरेंस तो इनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया था। अब समझने वाली बात यह है कि देखिए, वो एक राजनीतिक निर्णय में, संघ राजनीति में नहीं आता सीधा, वो राजनीतिक निर्णय था भाजपा एक राजनीतिक दल है, उसने अपना हित देखते हुए जहाँ उन्होंने उस समय किया वो एक अलग चीज़ है। संघ एक गैर राजनीतिक दल है,
वैचारिक तौर से संघ और बीजेपी एक ही दिशा में चलते हैं, क्योंकि संघ की जो मांगे थी, अच्छा ये टकराव की जो बात कर रहे हैं मोदी के साथ हो रही है, टकराव ही नहीं है, क्योंकि पहले आपस में जो अतीत में भी जाए थे, अटल जी अडवाणी जी को लेकर भी उसमें राजू भैया और उनके सारे चलते थे, बातें चलती रहती हैं। पर एक बात स्पष्ट है कि ना संघ उनके रोजमर्रा के कार्य में काम कर दखल देता है, ना भाजपा संघ के कार्य में रोजमर्रा के काम में दखल देता है। दोनों ऐसे पैरेलल साथ साथ चलते जा रहे हैं और लक्ष्य हिंदुत्व है, राष्ट्रहित है, दोनों का हिसाब से। और संघ जो मांग करता रहा है, मैं टकराव की जो पैदा करने की विपक्ष पेश कर रहा है, मैं टकराव है शायद बोल रहा है, ऐसी कोई स्थिति मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि संघ में जो मांगा था, संघ की जो मांग थी 30 वर्षों पिछले वर्षों की कि धारा 370 खत्म करो, ये उसका राम मंदिर बने और सिविल कोड का था, ये तीनों बातें तो उन्होंने पूरी कर दी। मोदी का कोई टकराव तो है नहीं संघ से, मतलब तो जो संघ मांग रहा था वो कर रहे हैं, तो आगे भी वही स्थिति चल रही है। अभी जाति गणना की बात हुई तो ये भी संघ ने पहले बोला था, उसी बात मोदी सरकार ने अनाउंस कर दिया भी हम भी कराएंगे, वो डेटे ने। तो ये स्थिति तब होती है भी अगर कहने की भी अगर टकराव हो मोहन भागवत और प्रधानमंत्री मोदी का, वो टकराव वाली स्थिति नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोई भी ऐसा मौका नहीं दिया संघ के कोई उनकी बात के विरुद्ध गए हो। सारी जो, क्योंकि वो खुद संघ से आए, प्रचारक रहे हैं, तो संघ की रीति नीति को जानते हैं। तो ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि विपक्ष को एक उस चीज को उन्होंने अपने हिसाब से जोड़ा और उन्होंने मांग की। दूसरी बात है कि संघ के जो प्रमुख है उनकी रिटायरमेंट एज कोई फिक्स नहीं है। पिछले इनसे देखें जो भी गया है वो अपने स्वास्थ्य को लेकर गया है, ना कोई संघ में मांग करता है कि इनको उतार दिया जाए, अब इनकी एज ये हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। 79-80 तक गए हैं, तभी उन्होंने रिजाइन अगले को दिया जब उनका स्वास्थ्य ठीक है। इसी तरह प्रधानमंत्री से स्वास्थ्य इनका भी ठीक है, स्वास्थ्य उनका भी ठीक है, और दूसरा प्रधानमंत्री वैसे ही 29 तक तो वैसे ही कौन। और जो मैं समझता हूँ कि जो राजनीतिक पार्टियां जिस हिसाब से काम कर रही हैं, जो उनका एक तुष्टीकरण की नीति पे जो बयानबाजी आती है, वो स्वयं में उन्नति का मैं समझता हूँ कि जो भाजपा चुनाव लड़ेगी वो मोदी के केंद्र बिंदु रख के लड़ा जाएगा। जो स्थिति बन रही है वो फिर वही आएगा। तो 5 साल में लगता है 29 से 34 फिर आ गए 34 तक मोदी के राज रहेगा। तो इनको अगर मोदी को हटाना है तो इस तरह नहीं हटने वाले। मोदी को हटाने के लिए राजनीतिक दलों को अपना एक मुद्दे बनाने पड़ेंगे। भारत के प्रति उनकी सोच क्या है, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए उनकी सोच क्या है। अगर कल के 370 को वापस स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, 370 वापस लाएंगे, तो इनसे कहाँ सोचते हैं कि जनता इनको दोबारा ताकत देगी। तो इनको भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है। राजनीतिक पार्टियां कोई ना कोई हंगामा करना इनका बनता है। एक मैं कहता हूँ राजनीतिक शुगल है, जो कर लिया उन्होंने, ठीक है, समय के साथ खत्म हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चाएं खास। अगले हफ्ते फिर इसी प्रोग्राम में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।